Hello students, I self Sabbir Ansari. I hope that all of you fine. आज हम लोग इस वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं श्वसन रेस्पिरेशन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। आपने देखा कि पोषण में जो खाद्य सामग्री ग्रहण किया जा रहा था जीवों के द्वारा, उसका डाइजेशन होने के बाद उसको सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो कोशिकाएं उस खाद्य सामग्री का उपयोग करती हैं, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अब उस भोजन से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब उस खाद्य सामग्री से ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? पहले उसका विखंडन किया जाएगा, तो विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1, अनाक्षी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें होता क्या है? कुछ निम्न कोटि के जीवों, परजीवी जीवों, जीवाणुओं तथा ईस्ट में ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल में आंशिक विखंडन होता है। देखिए होता क्या है, अनाक्षी श्वसन में जो जीवाणु होते हैं या फिर ईस्ट होते हैं, कुछ परजीवी जीव होते हैं, उसमें ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जिससे कि लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल बनता है। अब चूंकि ये आंशिक विखंडन इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसको अनाक्षी श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार के श्वसन को अनाक्षी श्वसन कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इसका रिएक्शन देख लीजिए। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, कोशिका द्रव्य में ये ग्लूकोज टूटता है तो 3 कार्बन वाले पाइरूवेट बनता है। उसके बाद पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पाइरूवेट इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। आपने अनाक्षी में देखा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन हो रहा है। इसमें ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, मतलब ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट जाता है, तथा पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण रूप से विघटन होगा, पाइरूवेट बनेगा। पाइरूवेट यहाँ ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, तो पाइरूवेट 3 कार्बन वाला ही होता है। उसके बाद पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और कुछ अवशेष कार्बन भी इसमें नहीं बचते हैं। इसका रिएक्शन देखिए। 6 कार्बन ग्लूकोज में आप जानते हैं 6 कार्बन ही होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया होती है, तो 3 कार्बन वाला पाइरूवेट बनता है। अब पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें कोई अवशेष नहीं बचता है, पूर्ण रूप से पाइरूवेट का विखंडन हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जैसे हमारी सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रक्रियाओं के दौरान पेशी कोशिकाओं तक पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तब यहाँ पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन के लिए अब क्या होता है, पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक अम्ल में। तो ये लैक्टिक अम्ल का बनना क्रैम्प का कारण होता है। क्रैम्प का मतलब जैसे कोशिकाओं में अकड़न हो जाता है, ऐंठन जिसको कहते हैं, पेशियों में ऐंठन या पेशियों का अकड़न भी कहते हैं इसको, इसी को क्रैम्प भी कहा जाता है।
तो जब ऑक्सीजन के अभाव में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो पेशियों में क्रैम्प हो जाता है, मतलब कि ऐंठन हो जाती है। इसके बाद अगले पृष्ठ पर हम लोग देखते हैं। ये जो आप देखें श्वसन के प्रकार, उसी का इसमें जितने पथ के द्वारा श्वसन होता है अलग अलग जीवों में, सबका यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र का नाम है भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है। ये कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है तो साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, और ये पाइरूवेट 3 कार्बन वाला होता है। जब ये ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ भी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती है, बहुत कम ऊर्जा होती है। और ये सभी में होता है, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, चाहे ऑक्सीजन का अभाव हो, या फिर ऑक्सीजन का अनुपस्थिति हो। तीनों पथों में ये प्रक्रिया पहले होती है। ये कोशिका द्रव्य में होती है। उसके बाद पहला पथ क्या है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, और ये प्रक्रिया किस में होती है, ईस्ट में। तो ईस्ट में क्या होता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, साथ में ऊर्जा भी मुक्त होती है। और यहाँ पर 2 कार्बन अवशेष बच जाता है, मतलब कार्बन का यहाँ पर पूर्ण रूप से विघटन नहीं हो पा रहा है। दूसरे पथ में ऑक्सीजन के अभाव में, और ये कहाँ पे होता है, हमारी पेशी कोशिका में, तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, 3 कार्बन अवशेष बच जाते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रक्रिया जब ऑक्सीजन रहेगा तभी होगा। तो वहाँ पर पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर कुछ अवशेष नहीं बचता है, कार्बन का अवशेष नहीं बचता है, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। इसके बाद जब ये ऊर्जा मुक्त होती है तो ऊर्जा का अब यूज कहाँ होता है, ऊर्जा का किस रूप में संश्लेषण होता है, देखते हैं। तो कोशिकीय शोषण में मुक्त ऊर्जा एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी अणु के रूप में संश्लेषित हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं में ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। अब जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित कर लिया जाता है और कोशिकाएं उसका विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में उसका यूज करती हैं। तो इस तरह से एटीपी को कोशिका की मुद्रा भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, अलग अलग जंतुओं में, जीवों में किस प्रकार से श्वसन होता है, तो इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। तो श्वसन की क्रियाविधि, इसमें जानते हैं कि श्वसन में ऑक्सीजन, जीवधारियों के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है। कुछ जीव होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के बिना श्वसन होता है, तो आपने पहले ही देख लिया, उसको अनाक्षी श्वसन बोलते हैं, और वह निम्न कोटि के जीवों में होता है। बाकी उच्च कोटि के जीवों में सब ऑक्सी श्वसन होता है। तो यहाँ पर जंतुओं को पर्यावरण में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न भिन्न अंग विकसित हुआ है। आपने जंतुओं में देख लिया कि जंतु में ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए, फिर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए, जैसे जब ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, उसको बाहर निकालने के लिए अलग अलग अंग विकसित हुए हैं। तो अलग अलग जो जंतु हैं सभी में भिन्न भिन्न प्रकार के अंग होते हैं। जैसे आप पौधों में जब देखेंगे तो पौधों में क्या होता है कि आप उसमें पत्तियों की सतह पर स्टोमेटा होता है, जो कि एक छोटा छिद्र होता है जिसको रंध्र भी कहते हैं। तो ये स्टोमेटा के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है। साथ में जो जल का वाष्पीकरण होता है वो भी स्टोमेटा के माध्यम से होता है, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा। तो उसमें होता क्या है कि पौधे का जब शोषण करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
छोड़ देते हैं। आपने यही जानते हैं कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया उनकी होती है। तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं और सूर्य का प्रकाश लेकर के अपना ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। लेकिन अब जब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो फिर उसके विखंडन के लिए उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद होती है तो उस समय पौधे क्या करते हैं, उस अपने द्वारा बनाए गए जो ग्लूकोज को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका विखंडन करते हैं। तो उस समय वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। तो जंतुओं में हम देखते हैं जो स्थलीय जंतु होते हैं वे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और जलीय जंतु जल में विलेय ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो जंतु में जैसे हम मनुष्य में देखते हैं तो मनुष्य क्या करते हैं, वो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और इसके लिए ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए आप देखें हैं कि एक विशेष प्रकार का अंग विकसित हुआ है। जलीय जीव में क्या होता है, जैसे मछली में हम देख लेते हैं तो मछली क्या करती है, पानी में विलेय ऑक्सीजन को ग्रहण करती है तो वे पानी को अपने मुंह के माध्यम से अंदर लेती है और उसको अधिक बल के द्वारा गलफड़े में, गिल्स में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद गिल्स की जो कोशिकाएं होती हैं वे ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं, बाकी पदार्थों को बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार से जलीय जीवों में ऑक्सीकरण होता है, ये क्या कहते हैं, श्वसन होता है। इसी तरह से जो स्थलीय जीव होते हैं उसमें श्वसन की दर अधिक होती है जलीय जीवों की अपेक्षा, क्योंकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है जल में विलेय ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस प्रकार से उसमें श्वसन दर स्थलीय जीवों में जलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। ये जीवों में श्वसन की क्रियाविधि हो गई। अब हम लोग अगले वीडियो में मानव श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।